आईएसआई दुनिया की एक ऐसी खुफिया एजेंसी है कि जिसके बारे में आज तक कोई ये नहीं जान पाया है कि आईएसआई के टोटल कितने लोग किस किस मुल्क और खित्ते में फैले हुए हैं। आईएसआई कब वजूद में आई, ये कितनी ताकतवर एजेंसी है और इसके पहले 10 साल की दिलचस्प कहानी क्या है। इसके अलावा भी आईएसआई के बारे में कई ऐसे फैक्ट्स मौजूद हैं कि जो आज तक कोई नहीं जानता। ये सब फैक्ट्स आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले हम आपको आईएसआई के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट्स बताएंगे, तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। नंबर 1, नाज़रीन ग्रामी, अगर आप आईएसआई के मोनोग्राम या लोगो को गौर से देखें तो आपको मालूम होगा कि मारखोर के मुंह में एक सांप है। दरअसल इस लोगो में भी एक राज छुपा है और वो ये कि मारखोर सांप खाने के बाद उसके जहर से बचने के लिए पानी नहीं पीता और सख्त प्यास बर्दाश्त करता है। सांप भारत का कौमी जानवर है जिसकी हिंदू पूजा भी करते हैं, जबकि सरकारी अलामत में पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है जो भारत के रेंगने वाले कौमी जानवर को खा रहा है। तो आप ये समझ लें कि ये लोगो दरअसल भारत पर फतह की अलामत है। नंबर 2, आईएसआई बेहतरीन नेटवर्क की हामिल एक खुफिया एजेंसी है। इसके बारे में अवामी तौर पर कभी भी नहीं बताया गया कि इसके एजेंट्स की तादाद कितनी ज्यादा है, लेकिन माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक इस एजेंसी के पास 10,000 से जायद टॉप के एजेंट मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। नंबर 3, दुनिया का एक असूल है कि कामयाबी तो उसे माना जाता है जिसका दुश्मन भी एतराफ़ करे, और ऐसी ही कामयाबी आईएसआई भी हासिल कर चुकी है। भारतीय खुफिया एजेंसी के साबिक चीफ दिलत ने यह एतराफ़ किया था कि दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी आईएसआई है। नंबर 4, पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क भारत की फिल्म इंडस्ट्री में आईएसआई के किरदार को लेकर कई फिल्में बनाई जा चुकी हैं। आपने भारतीय फिल्म एक था टाइगर भी जरूर देख रखी होगी। इसमें एक अदाकार आईएसआई का किरदार बखूबी निभाता है। पाकिस्तान में भी ऐसी कई फिल्में बन चुकी हैं। इन फिल्मों को देखें तो अंदाजा होता है कि कैसे कम तरीन वसाइल होने के बावजूद भी आईएसआई अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहती है। नंबर 5, आईएसआई के एजेंट्स की सबसे खास बात ये होती है कि वो डबल एजेंट नहीं बनते। ये एजेंट अपने मुल्क के लिए काम करते हैं और फिर आखिरी सांस तक इसको कभी भी धोखा नहीं देते। आईएसआई का एजेंट अगर कराची जाकर भेस बदल कर रहता है तो वो कराची जाने के बाद राह के साथ नहीं मिल जाता, बल्कि भारत में जाकर भी आईएसआई का ही एजेंट रहता और खिदमत सर अंजाम देता रहता है। नंबर 6, पाकिस्तान में जिस तरह कलभूषण पकड़ा गया या रेमंड डेविस गिरफ्तार हुआ, तो आज तक आईएसआई का एक भी एजेंट अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पकड़ा गया, और ना ही कभी ऐसा हुआ कि आईएसआई का एजेंट पकड़ा जाए और दूसरे मुल्क की एजेंसी के लिए काम करने लग जाए। जबकि दूसरी जानिब आईएसआई ने बहुत से भारतीय खुफिया एजेंसी के सीक्रेट एजेंट्स को डबल एजेंट बनाकर इस्तेमाल किया, यानी वे खाते तो भारत का थे लेकिन काम पाकिस्तान के लिए करते थे। यही वजह है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अपने एजेंट्स को पाकिस्तान भेजने और जासूसी के लिए एजेंट्स को यहां काम पर लगाने से अक्सर घबराती नजर आती है। नंबर 7, खुदकुशी के रेट के साथ आईएसआई के एजेंट दुनिया के बेहतरीन एजेंट माने जाते हैं। आप आईएसआई की सारी तारीख उठाकर देख लीजिए, आपको इनमें खुदकुशी का रुझान कभी भी नहीं मिलेगा। ना ही ऐसा केस सामने आएगा कि जिसमें एजेंट या ऑफिसर ने खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी का खात्मा किया हो। जबकि दूसरी जानिब भारत और दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों में ये रुझान बहुत ज्यादा हद तक पाया जाता है, जिसकी वजह ये है कि ये लोग जुल्म बहुत करते हैं और अपने एजेंट्स को गैर इंसानी और गैर फितरी काम करने पर भी मजबूर करते नजर आते हैं। मगर फिर आईएसआई का एक भी एजेंट खुदकुशी करता नजर नहीं आता, क्योंकि ये लोग अपनी जिंदगी का सौदा जन्नत के बदले कर चुके होते हैं और दिन रात अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा रहते हैं। 12 मई 2011 को बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने आईएसआई के बारे में एक रिपोर्ट शाया की, जिसके मुताबिक आईएसआई की बुनियाद एक ऑस्ट्रेलवी बाशिंदे ने डाली थी। इस रिपोर्ट में एजेंसी की तारीख और किरदार पर भी बात की गई। मसलन जैसे ही पाकिस्तान भारत के साथ 1948 की लड़ाई से बाहर आया तो बरतानवी फौज से आर्जी तबादले पर आए मेजर जनरल आर्को थ्रोन ने महसूस किया कि ना तजर्बाकार पाकिस्तानी फौज को एक मुनासिब इंटेलिजेंस इदारे की सख्त जरूरत है। इब्तदा के 10 साल आईएसआई के लिए कुछ खास अच्छे नहीं रहे और एजेंसी 1965 लड़ाई में बुरी तरह नाकाम रही। इसके अलावा 1971 में मशरकी पाकिस्तान में जारी शोरिश को पहचानने में भी नाकाम रही थी, जिसके नतीजे में बांग्लादेश वजूद में आया। लेकिन फिर हालात
हालात दिसंबर 1979 में तब्दील हुए जब अफगानिस्तान में श्वेत टैंकों ने पहुंचना शुरू कर दिया। एक दहाई तक चलने वाली इस लड़ाई में अमेरिका ने आईएसआई की माली मदद की और अफगान और अरब इसमें खूब लड़ते रहे, लेकिन इस लड़ाई की असल बसात पाकिस्तान के कबायली इलाकों में आईएसआई ने बिछा रखी थी और यहीं से इस एजेंसी की किस्मत बदलना शुरू हुई। तब एजेंसी ने अफगानिस्तान की सरहद पर खुफिया ट्रेनिंग कैंप बना रखे थे जिनमें 80,000 से ज्यादा एजेंट्स को ट्रेनिंग दी गई। आईएसआई असलहे की पाइपलाइन को कंट्रोल करती थी जिसकी माली इमदाद अमेरिका की सीआईए और सऊदी इंटेलिजेंस करती थी। इस पाइपलाइन के जरिए कराची से खैबर पास तक असलहा पहुंचाया जाता था और यहीं से एजेंसी ताकतवर और दौलतमंद तरीन होती गई। 1989 में अफगानिस्तान से रूसियों के इनखला के बाद सीआईए ने पाकिस्तान को तकरीबन खैराबाद कह दिया, लेकिन आईएसआई में इस्लामी लड़ाई का जज्बा बाकी रहा। आईएसआई के पाकिस्तानी अफसरान में इस नजरिए ने इस खुफिया एजेंसी की शक्ल ही तब्दील कर दी और आईएसआई ने पूरे एशिया यानी बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, बर्मा और भारत में इस्लामी ग्रुपों की हमायत शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 1993 में अमेरिका ने पाकिस्तान को इन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल कर दिया जिन पे अमन खराब करने का शुबा था। अखबार के मुताबिक एजेंसी की इस बदलती शक्ल को दुरुस्त करने के लिए एक सेकुलर जहन के अफसर जावेद अशरफ काजी को एजेंसी का सरबरा तैनात किया गया। उनसे पहले सबकदोश होने वाले आईएसआई के सरबरा जावेद नासिर थे जो प्ले बॉय से एक कट्टर मुल्ला में तब्दील हो चुके थे। उन्होंने इस्लामी दाढ़ी रख ली थी और औरतों से हाथ मिलाने से इनकार करते थे, जबकि साथ ही आए रोज वो तबलीगी इज्तिमात में शरीक होते। जावेद अशरफ काजी का कहना था कि मैंने वहां जो देखा वो चौंका देने वाला था। वो कहते हैं कि उस वक्त आईएसआई के सीनियर अफसर यूनिफॉर्म के बजाय शलवार कमीज में मुलव्विस होते और उनके मातहत कई घंटों तक मस्जिद में चिल्ले काटते थे। इसके अलावा आईएसआई ने बैंकॉक में एक होटल खरीदा था जिसका मकसद हथियारों के कारोबार में मदद फराहम करना था। काजी ने एजेंसी से इंतहा पसंदों का सफाया शुरू किया, बैंकॉक का होटल फरोख्त किया और अपने मातहतों से बाकायदा यूनिफॉर्म पहनने को कहा, लेकिन फिर भी आईएसआई का इस्लामी लड़ाई का काम जारी रहा। 90 की दहाई में आईएसआई ने अफगानिस्तान में लड़ने वाले अफगानों की हमायत शुरू कर दी और मरकजी रहनुमा को मशवरे देने के लिए कर्नल इमाम कहलाने वाले एक एहलकार को अफगानिस्तान भेजा गया। ये वही कर्नल इमाम थे कि जिन्होंने 80 की दहाई में आईएसआई की हमायत से बहुत से अहम लोगों को ट्रेनिंग दी थी। अब गुज़िश्ता एक दहाई में आईएसआई इस्लामी लड़ाई को तर्क करने का प्रोपेगेंडा करती नजर आती है। 2001 में जब अमेरिकी अफगानिस्तान पहुंचे तो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने अफगानियों से नजरें फेर लीं और उसके बाद जनवरी में उन्होंने लड़ाका ग्रुपों के खात्मे का अज़्म का इजहार कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मगर फिर आईएसआई इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि उसने तमाम चैलेंजेस का न सिर्फ बखूबी मुकाबला किया, उनको खत्म किया, बल्कि आज आईएसआई दुनिया भर के अंदर अपने काम और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने में कामयाब हो चुकी है। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला आईएसआई के तमाम एजेंट्स को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इनके हर मिशन के अंदर इन्हें भरपूर कामयाबी से हमकनार करे। अगर आप भी आईएसआई के गुमनाम हीरोज और एजेंट्स के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिखकर पाकिस्तान और आईएसआई से मोहब्बत का सबूत दीजिएगा।